जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी की इंतजार थी वो घड़ी आ चुकी है। 22 जनवरी दिन में 11:30 और 12 के बीच में मृगशिरा नक्षत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जजमान बनेंगे और देश के बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, जगतगुरु, इसके अलावा महामंडलेश्वर धर्माचार्य की मौजूदगी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होगा। इसके पहले एक सप्ताह पहले से ही नगर भ्रमण से लेकर नगर कीर्तन से लेकर और भी आयोजन और भी वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ साथ वैदिक विधान के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। तो देश के लिए गर्व की बात है, सनातन के लिए गर्व की बात है और साधु संत तो अपार उत्साहित है ही हैं। इसके साथ साथ देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, सभी राम भक्तों के लिए गर्व की बात है कि इतने दिनों के प्रतीक्षा के बाद, इतनी लंबी लड़ाई के बाद, इतने संघर्ष करने के बाद ऐसा पल, ऐसा क्षण, ऐसा अवसर आया है। मंगल कामना करते हैं सभी राम भक्तों के लिए और भव्य दिव्य नव्य 22 जनवरी को दिन में 11:30 बजे जब वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा तो देश और दुनिया की निगाह भगवान राम के चरणों में रहेगा। इसके नाते अपने जीवन को धन्य करिए और कुछ न कुछ अनुष्ठान, कुछ न कुछ आयोजन अपने अपने मंदिरों में करके यह जो उत्सव है, इस उत्सव का लाभ लीजिए। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आप जानते हैं वीडियो मैंने शुरू में लगा दिया था, राम मंदिर का उद्घाटन का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जाएंगे और बहुत भव्य, जनवरी में बहुत भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे देश से लाखों लोग आ रहे हैं, मीडिया का, वर्ल्ड की मीडिया आ रही है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन है। उसको देख के आप गदगद हो जाएंगे। लेकिन जो राजनीति है, यह जो बिहार में आनन फानन में जाति की गणना की गई है, तत्काल बहुत जल्दी इसको लाके इसको उस संख्या को घोषित भी कर दिया गया था। यह इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर यह इतना गफलत क्यों? नीतीश कुमार और जेडीयू इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि जाति जनगणना सही हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ और जेडीयू के साथ ही खेल हो गया है। भाजपा तो जानती ही थी कि खेल होना है। जाति जनगणना में अपने विधायक, अपने कार्यकर्ताओं को जानबूझ के इस तरह का समीकरण बिठाया गया। लालू यादव ने कह दिया कि जाति जनगणना अपने कार्यकर्ताओं के घर पर ही बिठा के करवाना और वही सारे लोग बताएंगे। और इस तरह से करके जो कर्मचारी थे वो आरजेडी के घरों में बैठ के और इस जाति जनगणना को किए हैं, इसीलिए इतना नीचे ऊपर हो रहा है। यह सही बात है। वह अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी टीम को इसके लिए सजग कर दिए थे कि वह जानते थे कि कल मैं ट्वीट करूंगा और यह कहूंगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी पे हम चल के और पूरे बिहार से शुरू करेंगे और पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी देश में चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, संघ कह लीजिए, विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए, बजरंग दल कह लीजिए, यह राम मंदिर को एक आंदोलन बनाया जिसका परिणाम आज उसके सामने दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मंडल कमीशन के नाम पे बीपी सिंह ने जो खेल खेला उसका भी परिणाम आपने देखा। लेकिन वह भी आंदोलन मंडल कमीशन के नाम पे नहीं किए थे। बीपी सिंह ने अब जो सत्ता पाई थी, वह सत्ता पाई थी, बोफोर्स एक आंदोलन बना था पूरे देश में, भ्रष्टाचार एक आंदोलन बना था और राजीव गांधी के खिलाफ वह बोफोर्स एक आंदोलन बना था जिसको लेके उनको सत्ता तक पहुंचाया था। उसके पहले अतीत में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी। उस समय जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन सारी पार्टियों को जुटा के और बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन किया था जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तो किसी भी देश में एक माहौल बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए सबसे बड़ा कोई ठोस कारण होना चाहिए और ठोस रीजन होना चाहिए जिससे पूरे देश में माहौल बने।
अब यह देख रहे थे कि जो हजारों साल से यहाँ इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू अपने आराध्य राम के मंदिर के लिए लगातार संघर्ष चला, गोलियां खाया, लाठियां खाया, जेल गया, सब कुछ किया, यातनाएं सहा। अब उसको वो मिल रहा है और वह भव्य रूप में परिवर्तित हो रहा है। उसके जवाब में ये विपक्षी लोग करें क्या? इनके पास विकल्प क्या था? मोदी के सामने कोई भ्रष्टाचार का दाल गल नहीं रहा है। 2014 से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मोदी को फंसाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कि मोदी के ऊपर कुछ भी चिपकाया जाता है, चिपकता नहीं है। चाहे वो जीएसटी का प्रयोग हुआ, जीएसटी पर भी गब्बर सिंह टैक्स कहा गया, लेकिन उसके बाद से चुनाव हुआ, सफलता मिला। नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, मोदी सफल हुए। जितने भी अडानी के मामले में भी जितनी बार कहते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद से चुनाव हुआ, सफल हुए। इन्होंने बोफोर्स कह रहे हैं राफेल घोटाले को लेके, जो फ्रांस और भारत के बीच में राफेल घोटाले को लेके, उसमें राफेल में घोटाला हुआ है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। वह भी नरेंद्र मोदी पे चिपक नहीं पाया। एक तरफ नरेंद्र मोदी का जो बेसिक जो उसका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय जो तय किया था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। 2 हो गया है, तीसरे का ड्राफ्ट तैयार है, आने वाले लोकसभा में वह भी आने वाला है। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा संघर्ष था जो अब चरितार्थ होते हुए सामने दिखाई दे रहा है। उसके सामने विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। लगातार 2 चुनावों से नरेंद्र मोदी इनको ऐसा धोबी पाठ दे रहे हैं कि यह कोसों जाके गिरते हैं। अब आरजेडी को ले लीजिए, बिहार में उसको अंडा मिला, पिछली बार 0 मिला, 2014 में भी वही हाल रहा। तो लगातार कांग्रेस का भी वही हाल रहा। लगातार स्पष्ट बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। राज्यों में भी धीरे धीरे एक एक करके उसके समीकरण मजबूत होते जा रहे हैं और वह विपक्षी दलों को हटाती जा रही है और सत्ता काबिज करती जा रही है। इस तरह से लगातार होने, अब विपक्ष करे क्या? उसके सामने अब वही मंडल कमीशन का दूसरा रूप इसलिए लाना पड़ा कि मंडल कमीशन में अगर यह मंडल कमीशन की बात करते तो पूछा जाता कि लालू यादव लगातार सत्ता में रहे तो पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? नीतीश कुमार अगर सत्ता में थे तो पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? मुलायम सिंह सत्ता में थे लगातार तो पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? बहन कुमारी मायावती लगातार सत्ता में थी तो पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? राहुल गांधी की सत्ता नरेंद्र मोदी से पहले 10 साल मनमोहन सिंह के रूप में थी तो इस पिछड़ों को हक क्यों नहीं मिला? यह सारे सवालों के जवाब इनके पास नहीं था। तो यह एक नया रूप, नया डिजाइन, नया तरीका कि हम अब नया जनगणना करके और देखेंगे कि वास्तव में क्या, किसको कितना मिला और किसको नहीं मिला। इसको लेके देश भर में एक आंदोलन करेंगे जिसमें जो मंडल का नया रूप होगा और फिर जनता से वादा करेंगे कि हम आएंगे तो जो अधूरा काम छूटा था मंडल कमीशन का वो हम पूरा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वर्ग, लाभान्वित वर्ग अपने काम से इस 9 साल के कार्यकाल में, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, या डेवलपमेंट का जो रोल मॉडल दिखाया है, उसमें जो भी प्रबुद्ध, होशियार और जो लाभार्थी वर्ग है उसको इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट दिया कि उसको लगने लगा, वह किसी चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, सबको लगने लगा कि नरेंद्र मोदी न केवल अगड़ा पिछड़ा करके बल्कि देश के सभी वर्गों को जो उचित प्रतिनिधित्व के साथ साथ उचित विकास का जो समीकरण होना चाहिए उसको उन्होंने बढ़ाया। और जो कांग्रेस, जो लालू यादव, जो नीतीश कुमार, जो ममता बनर्जी, इनके शासन सत्ता से जब वो तराजू पे तौलते हैं कि आखिर यह पिछड़ों के नाम पे जो कल्पना करते थे कि पिछड़ों का राज आएगा तो पिछड़ों को अधिकार मिलेगा और पिछड़ों को बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा शासन सत्ता से लेके और हर जगह, वह तो मिला नहीं। हम जहाँ से चले थे वहीं हैं, कोई लाभ नहीं हुआ इसका। लगभग 40 साल का समय गुजर गया लेकिन कोई प्रतिफल नहीं निकला। और एक व्यक्ति जो खुद अति पिछड़ा से आता है वह सभी वर्गों को समान अवसर देते हुए, सबको प्रतिनिधित्व देते हुए जो
लाभान्वित वर्ग है उसको वो देश के टैक्स का पैसा सही जगह पर सही समय में पहुंचा रहा है, जबकि लालू यादव अपने परिवार के लिए, मुलायम सिंह अपने परिवार के लिए, लेकिन और नीतीश कुमार अपने संरक्षकों के परिवार के लिए। नीतीश कुमार स्वयं तो नहीं लिए हैं, लेकिन अपनी एक फौज खड़ा किए हैं पैसे के बल पर, जो इनकी शासन सत्ता को रोके रखी हुई है कि यह सत्ता में रहेंगे तो हमको कमाने का पूरा अवसर मिलेगा। यह सच्चाई है। चंद मुट्ठी भर लोगों को लाभान्वित करके वो उसको इतना मजबूत कर दिए हैं कि वह जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पैसे से लेके हर तरह से पीछे खड़ी होती है और इनको कुर्सी पे लगातार बिठाती रहती है। ममता बनर्जी के साथ भी वह ईमानदारी की बात तो करती हैं, लेकिन उनके जितने मंत्री हैं उनके घर से करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलती है। इस तरह से करके कांग्रेस का वही हाल है। पूरे जब तराजू पे तौला जाता है तो देखा जाता है कि ये कुछ किए नहीं। कांग्रेस का पहला नारा यही था इंदिरा गांधी के समय से कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। अगर गरीबी ही मिटी होती तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्या थी। इंदिरा गांधी की भी इंदिरा आवास योजना पूरे देश में चलाया गया, लेकिन उसमें चंद मुट्ठी भर लोगों को मिलता था। अगर गाँव में जाके देखेंगे कि इंदिरा आवास आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वह आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से करके लाभान्वित वर्ग को नरेंद्र मोदी के काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछली जो सरकारें गुजर गई हैं उसके काम कहीं बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, परिवार राजनीति में और धन में, बाहुबल में, इसमें बढ़ गया। इससे लोग उबकते हुए अब वह जो मंडल कमीशन के समय, जिस समय यह लोग पैदा हुए थे, आगे बढ़े थे, उस समीकरण को कैसे लिया जाए। तो राम मंदिर के समय ही देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, इसके लिए यह बिहार में जाति जनगणना को लाया गया। और उसी को लेके देखते होंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को लीड कर रही है। उसके पीछे पीछे सारे विपक्षी दल जितने हैं, ये इंडी गठबंधन वाले, सब उसी तरफ झोंके हुए हैं। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, इसलिए मैंने कहा कि लाइए इस पे वीडियो बनाना चाहिए राम मंदिर पे, और आपको समझाना चाहिए और बताना चाहिए। वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करके राम मंदिर के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।